उस समय तक उन्होंने काम किया और उसके बाद चले गए। तो उद्योगों का कोई स्थायी प्रकृति तो बन नहीं रही, बल्कि उसमें यही स्थायी बन रहा है कि नौजवानों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़, पढ़े लिखे नौजवानों को बहुत कम तनख्वाहों पर काम करना, ये उसका स्थायी कैरेक्टर बन गया है। तो इसलिए ये हमारी आलोचना है कि भाई अगर हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित वहाँ नहीं होगा जी, तो तब वहाँ कितना निवेश का दावा किया जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कहते हैं कि अगर निवेश हो रहा है, अगर कंपनियां आ रही हैं, तो उत्तराखंड के जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक गारंटी हो कि कभी भी उनको निकाल ना फेंके, उनके सुरक्षित भविष्य का तो इंतजाम होगा जी, तभी तो समझ में आएगा कि कोई निवेश हुआ। अगर उनका भविष्य असुरक्षित है तो निवेश फिर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि होक्स है, एक झूठ है। असल में निवेश वो नहीं कर रहा है, निवेश सरकार कर रही है उसे। निवेश सरकार कर रही है। सर, एक सवाल ये है कि भू कानून को लेकर अभी पिछले 6 महीने से या 1 साल से कहें या पिछले 2 सालों से कहें, एक बहुत बड़ा आंदोलन पहाड़ के लोगों ने करा, चाहे वो हल्द्वानी हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो या फिर श्रीनगर हो, कर्णप्रयाग हो, जहाँ भी गढ़वाल कुमाऊं को लेके हम अगर बात करें, तो उस पर आपकी क्या विचारधारा है कि भू कानून को लेकर आप संक्षेप में क्या कहना चाहते हैं? भू कानून में जो बदलाव हुआ, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 हमारे यहाँ लागू था। उसको 2002 में उसके एक संशोधन हुआ, 2007 में एक संशोधन हुआ। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो बदलाव किया, वो बदलाव अपने आप में इस राज्य की ज़मीनों को बेचने का इंतज़ाम था। और उस समय इस सवाल को हमने तो उस समय भी उठाया कि ये एक तरह से इस राज्य की ज़मीनों को नीलाम करने का इंतज़ाम है। ये इंतज़ाम कर दिया गया कि औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर कोई कितना भी चाहे उतना ज़मीन खरीद दे, पहाड़ का पहाड़ खरीद दे। तो एक तरह से इस राज्य की ज़मीनों को बड़े पूंजीपतियों को लुटाने का इंतज़ाम था। यहाँ ज़रूरत तो थी कि भूमि के संरक्षण का कानून बनता, कृषि भूमि के संरक्षण का कानून बनता, पर्वतीय कृषि को बेहतर कैसे किया जा सकता है उस पर्वतीय कृषि को बेहतर बनाने के लिए कानून बनता। लेकिन ये सब सरकार की प्राथमिकताएं नहीं, तो उसने ज़मीन का कानून ऐसा पास करा दिया। और जब इसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी तो वो अचानक से बीच में कहीं से लैंड जिहाद उन्होंने शुरू कर दिया, यानी ज़मीन के नाम पर भी सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। जिस सरकार ने सारी ज़मीनें बेचने का कानून पास कर दिया, वो कह रहा है कि कोई कहीं पे बस गया, उससे बड़ा ज़मीन का नुकसान हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन को बचाया जाना ये आज की ज़रूरत है, ज़मीन पर लोगों का अधिकार कायम करना ये निश्चित ही ज़रूरत है। लेकिन मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि असल में आप क्षेत्रीय हितों की रक्षा करते हैं और आप अंत क्षेत्रीयता उन्माद पैदा करते हैं, अंत क्षेत्रीयतावादी उन्माद पैदा करते हैं। इसमें बहुत बारीक रेखा है। क्षेत्रीय हितों की निश्चित ही रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसको अंत क्षेत्रीयतावादी उन्माद में नहीं फंसना चाहिए। वो अगर उस उन्माद में फंसेगा तो वो उन्हीं के काम आएगा जिनके खिलाफ वो लड़ा जा रहा है। तो निश्चित ही यहाँ ज़मीनों को बचाने का सवाल, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरे देश में, पूरे देश के हिमालयी राज्यों का कानून हमने पढ़ा, पूरे देश के राज्यों का कानून पढ़ा, उसमें कोई ऐसा राज्य नहीं है कि जहाँ कोई अपर लिमिट ज़मीन खरीदने की ना हो। कोई राज्य ऐसा नहीं कि जहाँ कोई सीलिंग नहीं है, बिना सीलिंग के ये है। और असल में इसमें जो शब्द है कानून में भी, ज़मींदारी विनाश, ये ज़मींदारी विनाश कहाँ से आया? ये ज़मींदारी विनाश आज़ादी के आंदोलन से आया। आज़ादी की लड़ाई में हमने ये मूल्य हासिल किया कि भाई कोई ज़मींदार नहीं रहना चाहिए, सब ज़मींदारी खत्म। लेकिन यहाँ क्या किया? यहाँ जब आपने नए कॉरपोरेट ज़मींदार पैदा करने का इंतज़ाम कर दिया, और उसमें भी बस ये इसका एक आखिरी पार्ट ये है कि उसमें भी, लेकिन 2018 में उसमें एक पहलू था कि अगर आप ज़मीन को 3 साल में उस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़मीन सरकार में वापस चली जाएगी। ये इतना उसमें बचा हुआ दम था। लेकिन 2022 में पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने और जून में 2022 में विधानसभा के सत्र में ये प्रयोजन की बाध्यता उन्होंने ख़त्म कर दी। जबकि एक तरफ वो भू कानून के लिए कमेटी भी बना रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन प्रयोजन की बाध्यता उन्होंने विधानसभा में खत्म कर दी। अब आप किसी प्रयोजन के लिए लीजिए और उस जमीन का जो मर्जी इस्तेमाल कीजिए, तो ये तो ज़मीनों की लूट है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस पर रोक लगनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल, जाते जाते आप हमारे जो दर्शक हैं या जो उत्तराखंड के युवा हैं, उनसे संक्षेप में क्या एक संदेश देना चाहते हैं? उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड के नौजवानों से हमारा तो यही कहना है कि इस राज्य को बचाने के लिए कोई दूसरी जगह से नहीं आएगा।
इस राज्य को बचाने का जिम्मा, इस राज्य को बनाने का जिम्मा इस राज्य की जनता का, इस राज्य के नौजवानों का है। और उनको थोड़ा गंभीरता से, सनसनी में नहीं फंसना चाहिए, ये चीज़ें सनसनीखेज तरीके से पेश की जाएं, लेकिन उनको गंभीरता से राज्य के तमाम सवालों के हर पहलू का अध्ययन करते हुए, और निश्चित ही संघर्ष, चूँकि संघर्ष हुल्लड़ का नाम नहीं है, संघर्ष हुड़दंग का नाम नहीं है, आंदोलन हुल्लड़ नहीं होता है, आंदोलन बहुत वैचारिक चीज़ होती है। तो वैचारिक रूप से अपने आप को मजबूत करते हुए राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य को बेहतर बनाने के लिए नौजवान लोग, इस राज्य की जनता वो सड़क पर भी उतरे और वो हर मोर्चे पर खड़ी हो, इतना ज़रूर हमारा निवेदन है। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंद्रेश मैखुरी जी, जिन्होंने कहा कि अब जरूरत है जो हमारे राज्य के युवा हैं उनको ऐसे आंदोलन में इस तरीके से भाग लेना चाहिए कि एक वैचारिक लड़ाई हो, और इस राज्य को बचाने का सबसे बड़ा जिम्मा जो है यहाँ के युवाओं पर है। अगली बार एक नई पर्सनालिटी के साथ हम फिर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।